यस। सो हम डिस्कस कर रहे थे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, कल हमने फिजिक्स में भी नया चैप्टर स्टार्ट किया, केमिस्ट्री में भी नया चैप्टर स्टार्ट किया। केमिस्ट्री में हम पढ़े थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टार्टिंग में हमने तो इंट्रोडक्शन देखा कि एक्चुअल में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम मेजरली क्या पढ़ने वाले हैं, हम सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम केमिकल एनर्जी का इनपुट देकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आउटपुट गेन करेंगे। मतलब कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते थे 10th में, उसका रिवर्स। वहां पर हम बैटरी से करंट देते थे, वोल्टेज अप्लाई करते थे और केमिकल रिएक्शंस होती थी। मतलब इनपुट था इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आउटपुट था केमिकल एनर्जी। ओके, और अभी इनपुट है केमिकल एनर्जी और आउटपुट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज हम कर सकते हैं कहां पर, वही इलेक्ट्रोलाइसिस जैसी प्रोसेस में जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है। तो मतलब जो हम करने वाले हैं वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, जिसमें डेल्टा जी फ्री एनर्जी की वैल्यू लेस देन 0 है। तो वो स्पॉन्टेनियस होने वाली है रिएक्शन जो हम कर रहे हैं। मतलब इनपुट केमिकल एनर्जी और आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज करेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में एज अ इनपुट एनर्जी, और वहां पे आउटपुट क्या मिलेगा, केमिकल एनर्जी। डन। ओके, हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय केमिकल एनर्जी। ओके, तो हम केमिकल एनर्जी का यूज करके क्या बनाने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम यूज करेंगे किसमें, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस है हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और ये प्रोसेस है हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये प्रोसेस हम एक्चुअली डिस्कस कर लिए थे 10th में। ओके, दिस वन वी हैव डिस्कस्ड इन 10th, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी। और कल हमने ये डिस्कस किया क्या, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने प्रोड्यूस की थी। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन, और फिर उसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं, कौन कौन से मेटल्स और से नॉन मेटल्स बनाए जाते हैं ये मेथड से, वो सब हमने डिस्कस किया था। बैटरी सेल में भी ये प्रोसेस यूज होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो सब हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था। एंड आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसका दूसरा नाम है डैनियल सेल, जिसका दूसरा नाम है गैल्वेनिक सेल, जिसका और एक नाम है वोल्टेइक सेल। तो ये डैनियल सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल कब बोलेंगे, जब दोनों जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिए हुए हैं वो 1 मोलर हो उसका कॉन्सेंट्रेशन, और ये जो प्रोसेस है वो हो रही हो एसटीपी पर। डन। ओके, और ये पूरा का पूरा हमने समझा था कि जब इलेक्ट्रॉन मतलब जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा तो कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, इन दिस केस पर्टिकुलरली जब हमने जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड लिए हुए थे तब, तो 1.1 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी और से 1.1 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहे थी। देन वोल्टेज कितना मिल रहा था हमें, 1.1 वोल्ट जितना। और अगर हम एक्सटर्नली कोई बैटरी अप्लाई करें टू दिस सर्किट, तो अगर हम 1.1 वोल्ट से कम अप्लाई करते थे तो क्या हो रहा था, तो प्रोसेस चल ही रही थी जैसे चल रही है। लेकिन अगर 1.1 वोल्ट ही अप्लाई कर दिया, जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही अप्लाई कर दिया, तो हमें कोई करंट दिखता नहीं था, क्योंकि जो करंट प्रोड्यूस होता था उसको जो हम अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नली वो उसको नलीफाई कर दे रहा था। और अगर 1.1 प्रोड्यूस हो रहा है और हमने दे दिया सपोज 2.1, मतलब 1 वोल्ट का डिफरेंस, तो एक्चुअली अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस ना करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करने लगा, और वो सेल अभी रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस वर्क करने लगा। ये हमने डिस्कस किया था, याद है ना इतना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें क्या समझना है, गैल्वेनिक सेल के बारे में ही थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे अभी हमने डिटेल में मतलब जो समझा वही है। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हमने समझा उसको गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल कब बोलेंगे, जब 1 मोलर और एसटीपी हो तब। तो उसी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखो चलो, as mentioned earlier, galvanic cell is an electrochemical cell that converts the chemical energy of a spontaneous redox reaction into electrical energy। मतलब अगर पूछे अगेन कि भाई व्हाट इज गैल्वेनिक सेल, तो वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है जो केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किसके लिए कर रहा है, प्रोडक्शन ऑफ द
इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। तो वही चीज लिखी हुई है, सेल दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ अ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डन, वही चीज है, नया कुछ नहीं है। इन दिस डिवाइस gives energy of the spontaneous redox reactions is converted into electrical work which may be used for running a motor or other electrical gadgets like heater, fan and geyser etc. वही कल हमने एप्लीकेशन में इंट्रोडक्शन में फर्स्ट थियरी में देखा था कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, वही एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं वेयर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस आर देयर। मतलब कि जहां इलेक्ट्रिसिटी हमें देनी पड़े तब जाके केमिकल रिएक्शन शुरू होगी, तो यही इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज हम वहां कर लेंगे। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी का यूज तो तुम फोन चार्ज करने में भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, कर सकते हो। ओके डन। तो वो यहाँ पे यूज बताया गया है। अच्छा, Daniell cell discussed earlier is one such cell in which the following redox reactions takes place। मतलब हमने जो डिस्कस किया उसकी ही रिएक्शंस दिखाई गई है। मतलब हमने क्या डिस्कस किया था, हमने सपोज स्टार्टिंग में इधर लिया था ZnSO4 और Zn, ओके, ऑन दी लेफ्ट, योर लेफ्ट, ओके। सो हमने यहाँ लिया था ZnSO4 और Zn, और जिसका क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, Zn का या कॉपर का? Zn का। ऑक्सीडेशन मतलब इन व्हाट सेंस वी आर कॉलिंग इट एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन? करेक्ट, लीविंग और लूजिंग और रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास था क्या, हमारे पास था Zn, और Zn में से Zn+2 बन गया था बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये थी हमारी ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये थी हमारी ऑक्सीडेशन प्रोसेस। देन रिडक्शन प्रोसेस कौन सी थी, तो रिडक्शन प्रोसेस है हमारी Cu+2, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दे रहा था और बन जा रहा था Cu। डन, ये थी हमारी रिडक्शन प्रोसेस। तो वही चीज है, देखो Zn, अभी इसका तुम सम कर दोगे, इसका ऐसे सम कर दोगे तो क्या होगा, Zn Cu+2, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे भी आ जाएंगे। देखो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा Zn प्लस Cu+2 plus 2 electron that will give Zn+2 plus 2 electron plus Cu, मतलब इक्वल टू, ये इसको इक्वल टू मानो तो मैथ्स के में कैसे हम करते थे LHS और RHS का सम, वैसे ही हमने ये सब का सम कर दिया, ये सब का सम कर दिया। नाउ ये 2 इलेक्ट्रॉन तो बोथ साइड है, तो यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, तो बाकी क्या बचा? डन, समझ में आया कैसे लिखा हुआ है? अच्छा, This reaction is a combination of two half reaction whose addition gives overall reaction। मतलब ये एक रिएक्शन है, ये दूसरी रिएक्शन है, और उनका कॉम्बिनेशन करके ये मिल रहा है। वैसे ही तो हमने गेन किया, तो वही चीज बता रहे हैं, पहला ये और दूसरा ये रिडक्शन रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसलिए उसका नाम क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये पूरी थियरी में बहुत कम चीजें हैं जो हमने कल डिस्कस नहीं की थी, जो डिस्कस कर लिया था उसी को हम समझने वाले हैं ये थियरी में, फिर नेक्स्ट हम नया समझेंगे। ओके चलो, देन these reactions occur in 2 different portions of the Daniell cell। हाँ, 2 अलग पोर्शंस में होते हैं। पहले ये एक पोर्शन है ZnSO4 Zn, दूसरा ये पोर्शन है CuSO4 Cu। ओके, तो 2 अलग पोर्शन में होते हैं। The reduction half reaction occurs on the copper electrode while the oxidation half reaction occurs on the zinc electrode। हाँ, पता ही है, इसमें नया कुछ नहीं है। These 2 portions of the cells are also called the half cells or the redox couple। तो ये एक मार्क का क्वेश्चन, ओके, क्या कि what are redox couple और what are half reactions और half cells। ओके, तो जो half मतलब किसे बोलेंगे, तो भाई redox couple किसे बोलेंगे कि भाई ये हाफ रिएक्शन है, हाफ सेल किसे बोलेंगे, जब ZnSO4 Zn, CuSO4 Cu, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सेल है, तो सिर्फ मैं आधे की बात करूं ZnSO4 और Zn, तो ये हाफ सेल हो गया। और क्या, पूरा हो तो सेल, तो फिर सिर्फ Zn की बात करूं या सिर्फ कॉपर की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, हाफ सेल। सिंपल है, तो उसी को बोलते हैं रेडॉक्स कपल्स। अच्छा, द कॉपर इलेक्ट्रोड में बी कॉल्ड द रिडक्शन हाफ सेल। क्यों? क्योंकि कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल और रिडक्शन रेडॉक्स कपल। एंड द जिंक इलेक्ट्रोड कॉल्ड द ऑक्सीडेशन हाफ सेल। सिंपल है, जो पता ही है उसको डिफरेंट डिफरेंट वे में बता रहे हैं, नया कुछ नहीं है। डन, ओके, सिर्फ हाफ, पहले पूरा सेल था तो हमने हाफ सेल की बात कर रहे हैं कि भाई CuSO4 एंड Cu, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ Cu का तो रिडक्शन हो रहा है, तो बस ये सेल को क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल, जिसमें Zn का पार्ट की अभी हम बात नहीं कर रहे।
सिर्फ Zn की बात करें, Cu की बात ना करें, तो यहाँ Zn में से Zn+2 हो रहा है, तो ये क्या है, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल। डन, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। We can construct innumerable number of galvanic cell on the pattern of the Daniell cell by taking combinations of the different half cell। हम तो ऐसे कितने भी ले सकते हैं, ZnSO4 Zn, CuSO4 Cu ले लिया, अभी Zn हटा दो और वहां पे ले लो MgSO4 और Mg, यहाँ पे ये हटा दो, ले लो से NiSO, निकल सल्फेट ले लो और निकल ले लो, कितने भी बना सकते हैं हम, ओके, बहुत सारे बना सकते हैं, इसलिए बोल रहे हैं इननंबरेबल। ओके चलो, ईच हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ, थोड़ा हाँ, ईच हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ अ मेटालिक, हाफ सेल में क्या क्या है, तो भाई वो सॉल्यूशन है, वो रॉड है, वही तो है हाफ सेल। तो ईच हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ अ मेटालिक इलेक्ट्रोड डिप्ड इनटू एन इलेक्ट्रोलाइट, दैट्स इट। सॉल्यूशन है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और इलेक्ट्रोड है, वो रॉड है जो अंदर डूबा हुआ है, दैट्स इट, इसी को बोलते हैं हाफ सेल। डन, ओके। Then the two half cells are connected by a metallic wire through the voltmeter and a switch externally। तो बाहर एक वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर, एमीटर एंड स्विच लगाया हुआ होता है। तुम्हें जो जो चेक करना है वो लगाओ, तुम्हें वोल्टेज चाहिए तो वोल्टमीटर लगाओ, पोटेंशियोमीटर से भी वोल्ट ही मिलेगा, ओके, और करंट चाहिए तो तुम्हें एमीटर लगाना पड़ेगा, स्विच तो लगानी ही है सर्किट ऑन करने के लिए, ओके। चलो एग्जाम में आगे आएगा, वो हम फिजिक्स में अभी यही चैप्टर में पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टमीटर, एमीटर, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो यहाँ अगर हम जो ये 1.1 वोल्ट निकाला था ना कल, तो ये 1.1 वोल्ट ऊपर दिख रहा है वो डब्बे में, वो डब्बा क्या है, वो डब्बा है पोटेंशियोमीटर, ओके। तो पोटेंशियोमीटर से भी वोल्टेज मिलता है और वोल्टमीटर से भी वोल्टेज मिलता है, बट पोटेंशियोमीटर से एग्जैक्ट वोल्टेज मिलता है, ओके, और वोल्टमीटर से भी मिलता ही है बट थोड़ा बहुत रफ अराउंड मिलता है अप्रोक्सीमेटली। वो क्यों, वो उसके वर्किंग के हिसाब से, वो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, नॉट इन केमिस्ट्री। लेकिन एग्जैक्ट तुम्हें अगर याद रखना हो केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से कि एग्जैक्ट अगर मुझे वोल्टेज चाहिए तो बीच में मैं क्या जोड़ू, तो वोल्टमीटर नहीं, पोटेंशियोमीटर जोड़ना। डन, ओके। चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड इंटरनली थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज, वो भी हमने डिस्कस किया था। Sometimes both the electrodes dip in the same electrolyte solution. In such cases, we do not require a salt bridge. हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही इलेक्ट्रोलाइट है और दोनों इलेक्ट्रोड को उसी में डुबोया है, दोनों इलेक्ट्रोड को एक ही इलेक्ट्रोलाइट में डुबो दिया गया है, ओके। तो फिर उसके लिए तो सॉल्ट ब्रिज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज से क्या होता था, नेगेटिव आयन जो था, मतलब जो एनायन था वो पास होता था। जैसे कि यहाँ पर से CuSO4 था, यहाँ ZnSO4 था, तो Zn का रॉड में से Zn+2 अंदर गया और तो Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, SO4 का तो उतने का उतना ही रहा। फिर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम के यहाँ आए और Cu+2 ने वो दो इलेक्ट्रॉन ले लिए और वो Cu बन के इलेक्ट्रोड के ऊपर चिपक गया, तो Cu का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया और SO4 का कॉन्सेंट्रेशन तो उतने का उतना ही है। इसीलिए SO4 एक आयन यहाँ से निकल गया तो यहाँ पर बैलेंस हो गया, यहाँ से सॉल्ट ब्रिज में से पास होकर SO4 आयन यहाँ पर आ गया, कहां पर, जहां पर ZnSO4 का सॉल्यूशन था, इलेक्ट्रोलाइट था, तो वो SO4-2 यहाँ आ गया, तो जो बैलेंस नहीं हुआ था, मतलब Zn+2 बढ़ गया था, Zn बढ़ गया था, जो तो कल लिखा था ना 50-50 करके बताया था, तो जो Zn बढ़ गया था उसके साथ साथ अब SO4 भी बढ़ गया, मतलब बैलेंस हो गया। वो बैलेंस किसकी वजह से हुआ, सॉल्ट ब्रिज की वजह से। लेकिन अगर कोई ऐसा हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया जिसमें दो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, एक ही इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब कुछ है, ओके, और उसमें तुम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें SO4 तो है ही, और उसमें तुमने जिंक का रॉड भी डाला हुआ है और उसमें तुमने कॉपर का रॉड भी डाला हुआ है, ओके, तो फिर दो सॉल्ट ब्रिज की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज तो नेगेटिव आयन जो है उसको पास करने के लिए यूज होता था। तुम एक ही कंटेनर में अगर कर रहे हो तो फिर क्या जरूरत है, सिंपल, एक ही कंटेनर में अगर कर रहे हैं तो जरूरत ही क्या है सॉल्ट ब्रिज, तो वही चीज बता रहे हैं। तो ये भी पूछे कि भाई when we do not require salt bridge, when we are using a single electrolyte in a Daniell cell, then in that case we don't use or we don't need a salt bridge. Done? Okay. एक एक सेंटेंस में से एक एक मार्क के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। At each electrode electrolyte interface there is
At each electrode-electrolyte interface, there is a tendency of metal ions from the solutions to deposit on the metal electrode, trying to make it positively charged. देखो क्या बोल रहे हैं फिर से. ईच इलेक्ट्रोड क्यों बोला? एक ही इलेक्ट्रोड बोलना चाहिए था. ये तो ईच इलेक्ट्रोड मतलब दोनों इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा है? दोनों इलेक्ट्रोड में एट ईच इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट कंजक्ट मतलब जो जहां पे जंक्शन है, जहां पे इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट में डूब रहा है, मतलब इंटरफेस. वो जंक्शन को क्या बोला है? इंटरफेस. देयर इज अ टेंडेंसी, अब ये ध्यान से समझना, ये नया है थोड़ा. देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ मेटल आयंस, मेटल आयंस की टेंडेंसी. इसमें मेटल आयन कौन है? Zn+2. उसमें मेटल आयन कौन है? Cu+2. दोनों में मेटल आयन तो यही है. अच्छा, टेंडेंसी फ्रॉम द सॉल्यूशन टू डिपोजिट ऑन द मेटल इलेक्ट्रोड, मतलब ये Zn+2 Zn पे चिपकने का ट्राई कर रहा है और वो Cu+2 Cu के इलेक्ट्रोड के ऊपर चिपकने का ट्राई कर रहा है. ओके, ट्राइंग टू मेक इट पॉजिटिवली चार्ज. तो जब चिपक जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, क्योंकि वो Zn, ये Zn का रॉड है और उसके ऊपर Zn+2 आके चिपकेगा. तो Zn तो चिपक गया, लेकिन वो +2 चार्ज तो आ गया ना, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया ना. फिर सिंपल है. लेकिन यहाँ पे एक चीज शायद तुम्हें क्वेश्चन हो जाए, सर दोनों जगह पे ऐसा थोड़ी होता है. हमने तो देखा कि Zn का रॉड तो कम हो रहा था, उसकी थिकनेस तो कम हो रही थी और Cu की थिकनेस बढ़ रही थी. मतलब Cu का आयन जा रहा है इलेक्ट्रोड पे, Zn का कहाँ जा रहा है? Zn का तो रॉड में से जा रहा है इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट से रॉड पर नहीं जा रहा है. यही समझा ना हमने कल. हाँ, तो बात तो सही है, लेकिन ये बात भी सही है. दोनों बात कैसे सही है? दोनों बात उस पॉइंट ऑफ व्यू से सही है. ये किसकी बात कर रहे हैं? टेंडेंसी की बात कर रहे हैं. टेंडेंसी वर्ड यूज किया गया है, मतलब टेंडेंसी तो दोनों होगी. तो ये ध्यान से समझो अभी. क्या टेंडेंसी होगी? टेंडेंसी दोनों है. अभी वो तो माइंड में है ना, जो हमने कल ड्रॉ किया था वो. ओके, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तो माइंड में है ना, या भूल गए? अभी जो मैं वर्ड में इतनी देर बोला वही स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ. ये कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर ये सॉल्ट ब्रिज है. डन. ओके, ये किसका है? Zn-SO4. ये किसका है? Zn का रॉड. ये Cu का रॉड और ये क्या है? CuSO4. और इसको कनेक्ट किया है वायर से. यहाँ बीच में जो जोड़ना हो जोड़ दो. ओके, स्विच भी है. डन. ऐसा ही था. अब क्या बोल रहे हैं? देयर इज अ टेंडेंसी बोल रहे हैं. ऐसा हो रहा है ऐसा नहीं बोल रहे. हो क्या रहा है वो तो हमें पता है कि भाई Zn जा रहा है अंदर आयंस में. Zn जा रहा है अंदर, तो Zn जा रहा है इलेक्ट्रोलाइट में और यहाँ पर Cu+2 इलेक्ट्रोलाइट में से जा रहा है. यहाँ पर कहाँ जा रहा है? रॉड में से इलेक्ट्रोलाइट में जा रहा है और ये भाई साहब इलेक्ट्रोलाइट पर से रॉड पर जा रहा है. ये तो हमें पता है, याद है ना, ये तो कल वाला. ओके चलो. तो यहाँ पर क्या बोला है? टेंडेंसी. ये ध्यान से समझने के लिए, नहीं तो हम ऐसे पढ़ के आगे चले जाते, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है. उसी के ऊपर बेस बनेगा पूरे का पूरा जो आगे हम सब समझेंगे उसका. टेंडेंसी दोनों की होती है, मतलब Zn+2 की भी टेंडेंसी होती है कि वो रॉड पे चिपक जाए और Cu+2 की भी टेंडेंसी होती है कि वो रॉड पे जाकर चिपक जाए. टेंडेंसी तो दोनों की होती है, लेकिन जीतता एक ही है, एक ही जाके चिपक सकता है. तो कहने का मीनिंग क्या है? Cu+2 जाके यहाँ चिपक गया, मतलब कैसे, कब चिपका? जब Cu बना तब. और Zn+2 वो यहाँ जाना चाह रहा था, कहां पर? जिंक बनना चाह रहा था. तो Zn+2 जिंक कब बनेगा? जब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. Zn+2, जब ध्यान से सुनना सब कुछ, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब वो Zn बनेगा और रॉड पे जाके चिपक जाएगा. Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cu बनेगा और रॉड पे जाके चिपक जाएगा. डन. लेकिन Zn+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किए. क्यों? क्योंकि Zn ने खुद 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए. रॉड वाले Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए. लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट में Cu+2 है उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए. कौन से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए? जो Zn ने यहाँ पर लीव किए वो वाले. मतलब कि टेंडेंसी की बात करें तो अभी ध्यान से सुनना,
अगर हम टेंडेंसी की बात करें तो Zn की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, वैसे कॉपर की भी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। कॉपर भी Cu में से Cu+2 बन सकता है और Zn भी Zn में से Zn+2 बन सकता है, दोनों बन सकते हैं। तो अगर Zn में से Zn+2 बन रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन? Zn में से Zn+2 बन रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन, क्योंकि Zn में से Zn+2 कब बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगा तब। तो Zn में से Zn+2 बना, वो तो ऑक्सीडेशन है। और अगर Cu में से Cu+2 बन रहा है तो वो क्या है? वो भी ऑक्सीडेशन है, क्योंकि Cu में से Cu+2 भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ही बनेंगे। अच्छा, मतलब दोनों की टेंडेंसी है ऑक्सीडेशन की एंड दोनों की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। क्यों? क्योंकि Cu+2 भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बन सकता है और Zn+2 भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Zn बन सकता है। तो मतलब सबकी सब प्रॉपर्टी होती है। समझ में आ रहा है? सारे ही इलेक्ट्रोड की और से 2 एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो 2 एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं वो दोनों एलिमेंट की दोनों प्रॉपर्टी होती है। दोनों मतलब ऑक्सीडेशन की भी और रिडक्शन की भी, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की भी और इलेक्ट्रॉन गेन करने की भी। तो कौन जीतेगा भाई? जिसके पास पावर ज्यादा होगा वो जीतेगा। किसके पास पावर ज्यादा है वो कौन डिसाइड करेगा? वो वैल्यू हमें पता चल गई है। कैसे पता चली? वो इसके बाद वाली थियरी है, लेकिन पहले यहां हम समझते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कौन जीतेगा? तो कौन जीतेगा वो पता चलेगा उसके पोटेंशियल से। व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल? जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वोल्टेज V, वही है हमारा पोटेंशियल। पोटेंशियल इज नथिंग बट यू कैन फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में अगर तुम्हें समझना हो तो यू कैन अंडरस्टैंड लाइक इलेक्ट्रिकल प्रेशर। ओके, किसका इलेक्ट्रिकल प्रेशर ज्यादा है? जैसे फ्लूइड के टर्म में बोले ना कि ये हाई प्रेशर से जा रहा है, ये लो प्रेशर से जा रहा है। पानी ओके हाई प्रेशर से जा रहा है, लो प्रेशर से जा रहा है, लाइक दैट। तो वैसे ही पोटेंशियल ज्यादा, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ज्यादा मतलब ज्यादा प्रेशर से वो भेज रहा है या ज्यादा प्रेशर से वो ले रहा है। प्रेशर इज नथिंग बट अ कैपेसिटी। हियर यू कैन अंडरस्टैंड एज अ कैपेसिटी और पावर और एबिलिटी, सब कुछ एक ही है। डन। तो कॉपर का भी इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर है, मतलब एबिलिटी है, कैपेसिटी है, पावर है। इस और वर्ड हम क्या यूज करेंगे यहां पर? पोटेंशियल है। तो कॉपर का भी इलेक्ट्रॉन लूज करने का पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के पोटेंशियल को, पावर को, कैपेसिटी को, एबिलिटी को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ गए? फिर से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब ऑक्सीडेशन। तो कॉपर की एबिलिटी है, पावर है, कैपेसिटी है और से पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो ये कैपेसिटी को ही बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। डन। वैसे ही जिंक की भी है पावर इलेक्ट्रॉन लूज करने की। ओके, तो जिंक की भी पावर है, पोटेंशियल है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, जो भी टर्मिनोलॉजी तुम यूज करो, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो ये पावर को हम क्या नाम देंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। सिंपल। अभी दोनों की गेन करने की भी पावर है। ओके, मतलब Cu+2 की 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी है, टेंडेंसी है। Zn+2 की भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी है, टेंडेंसी है। तो पावर है ये भी। तो Cu+2 भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, Zn+2 भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो ये रिडक्शन होने की कैपेसिटी और पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। समझे? ओके, तो हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आ गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? ओके, सबकी अगर जिंक की बोलूं तो जिंक की भी भले ही यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारे केस में, लेकिन टेंडेंसी उसकी दोनों होती है, ऑक्सीडेशन करने की भी और रिडक्शन करने की भी। लेकिन करेगा क्या वो? जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो कैसे? अभी हम समझेंगे। लेकिन ये क्या है समझ में आ गया?
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीडेशन में लूज करते हैं। अच्छा, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब द पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रिडक्शन में गेन होता है। यही पावर को, कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। डन, समझ में आ गया? पक्का? सर अब कौन ऑक्सीडेशन करेगा और कौन रिडक्शन करेगा वो कैसे पता चलेगा? यही से पता चल जाएगा, पोटेंशियल से। जैसे कि मान लो जिंक का ऑक्सीडेशन, अभी ये मैं चेंज कर दूंगा, मतलब नेक्स्ट पेज देता हूं। अच्छा देखो, पोटेंशियल को कैसे लिखते हैं? ई से लिखते हैं। और अगर मैं ऐसे लिखूं Zn/Zn+2, तो ये कौन सा पोटेंशियल है? ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि पहले मैंने Zn लिखा है और फिर मैंने Zn+2 लिखा है, तो Zn में से Zn+2 कब बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, मतलब ऑक्सीडेशन। डन, तो ये है ऑक्सीडेशन। अगर मुझे रिडक्शन दिखाना हो तो कैसे दिखाऊंगा? ई स्टैंड्स फॉर ईएमएफ, जो फिजिक्स में हम वी लिखते हैं ना, उसको ही यहाँ पर क्या लिखते हैं? ई लिखते हैं, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल ही है ये ई। डन, ओके। सो ई, अभी मुझे रिडक्शन दिखाना हो तो Zn+2 में से Zn, लाइक दिस, सिंपल। तो ये देख के पता चल जाना चाहिए कि तुम्हें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है या रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। Zn में से Zn+2 में से Zn कब बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब क्या हुआ? रिडक्शन। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ये साइन कन्वेंशन है, देख के पता चलना चाहिए। न्यूमेरिकल गिनने हैं, ओके। देख के पता चलना चाहिए कि तुम्हें गिवन क्या है, ओके। काम हो तुम्हें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, लेकिन गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल, तो वो तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा। जो गिवन है वही उठा के कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी तो मे बी यू विल बी रॉन्ग, मे बी। तो ध्यान से देखो कि क्या गिवन है और क्या पूछा है, ओके। अब जैसे कि इसकी वैल्यू है 0.76 वोल्ट। कितनी है? 0.76 वोल्ट, इतनी वैल्यू है। डन। और सपोज मान लो कि कॉपर की भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कॉपर का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो कितना है? वो है मान लो से -0.34 वोल्ट। डन। तो अभी चेक करो तुम, किसका ज्यादा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? वैल्यू से बताओ। Zn का ज्यादा है, तो Zn का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए Zn का ऑक्सीडेशन होगा। Zn का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता तो Zn का रिडक्शन होता। लेकिन रिडक्शन अभी तुम यहां से ही आइडिया लगा सकते हो, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? Cu का, क्योंकि ऑक्सीडेशन Zn का हो रहा है तो रिडक्शन उसका ही होगा। रिडक्शन उसका क्यों हुआ? Zn का भी हो सकता था, लेकिन Zn का रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल से कम है, दैट्स व्हाई। जिसका जो ज्यादा होगा वो होगा ओके। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो रिडक्शन होगा। अगेन रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा सर? तो से Cu+2 में से Cu बनेंगे तो रिडक्शन होगा। तो जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, उतना ही रिडक्शन पोटेंशियल होगा, बट विद द नेगेटिव साइन। मतलब Zn का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा? -0.76 वॉट। और Cu का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा? ये जो है उसका उल्टा, मतलब 0.34 वॉट। फिर वापस बुक में आते हैं हम, लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आया? अब चेक करो वापस, रिडक्शन पोटेंशियल इसका है -0.76, इसका है 0.34। किसका ज्यादा है? Cu का। Cu का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो Cu का रिडक्शन होगा। ये चार वैल्यू अगर हमें गिवन हो, ओके, और हमें पूछे कि चलो ये डैनियल सेल में ये कंडीशंस है, ओके, बताओ किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो ये तुम्हें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, आएगा ना? ये देख के भाई पहले तो चेक करो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो पहले चेक करो ऑक्सीडेशन, ये ऐसे लाइन में नहीं गिवन होगा, कहीं पर भी गिवन। पहले चेक करो ऑक्सीडेशन कहाँ है? Zn में से Zn+2, हाँ ये है ऑक्सीडेशन। Zn+2 में से Zn, नहीं, ये है रिडक्शन।
Cu में से Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। अच्छा, ये है ऑक्सीडेशन और ये है रिडक्शन। पहले तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आइडेंटिफाई करो, फिर कितने ऑक्सीडेशन है, ये और ये ऑक्सीडेशन है। अच्छा, इसमें से ज्यादा बड़ा कौन है, ये, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन कितने हैं, ये दोनों है। इसमें से बड़ा कौन है, ये, तो इसका रिडक्शन होगा। दैट्स इट, सिंपल सिंपल है, पक्का। और जो वो 1.1 वोल्ट आता था ना, वो कैसे आता था, जैसे कि हम ई सेल लिखे, ई सेल मतलब पूरे का पूरा जो हमारा डेनियल सेल है उसमें कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ। और अगर हमने गैल्वेनिक सेल लिया, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट कितना लिया, 1 मोलर, तो उसको हम लिख लेंगे स्टैंडर्ड ऐसे 0। ओके, तो वो क्या होगा, बड़े में से छोटा माइनस करना है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना हो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, ई सेल दोनों रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन रिस्पेक्ट में भी ई सेल निकाल सकते हैं और रिडक्शन के रिस्पेक्ट में भी ई सेल निकाल सकते हैं। अभी हम ऑक्सीडेशन के रिस्पेक्ट में समझ रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन कहां कहां है तो एक तो यहां ऑक्सीडेशन है और एक यहां ऑक्सीडेशन है। अच्छा, तो बताओ कि कैसे है ऑक्सीडेशन, बड़ा कौन सा है, ये, और ये छोटा है। तो बड़े में से छोटा माइनस करो, तो बड़ा है 0.76 माइनस छोटा है -0.34। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और इसका आंसर आएगा 1.1 वोल्ट। इसलिए वो 1.1 वोल्ट लिखा हुआ था। ये कैसे 1.1 वोल्ट लिखा हुआ था, समझ में आया, पक्का। ओके, तो मैंने बताया था ना कल कि हम डिस्कस करेंगे, तो वही है ये, वैसे ही 1.1 वोल्ट नहीं था। ओके, इस तरीके से 1.1 वोल्ट आता है। डन। अभी रिडक्शन के रिस्पेक्ट में करके देखते हैं। देखो यही चीज रिडक्शन के रिस्पेक्ट में करके देखते हैं। यही चीज अगर रिडक्शन के रिस्पेक्ट में देखे तो E0 सेल, रिडक्शन में बड़ा कौन है वो लिखो, किसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये है 0.76 और ये है 0.34, तो ये बड़ा है, तो ये बड़ा 0.34 माइनस छोटा 0.76, अगेन माइनस माइनस प्लस, अगेन हो गया 1.1 वोल्ट। तो तुम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से निकालो या रिडक्शन पोटेंशियल से निकालो, आंसर तो सेम ही आएगा। आंसर यहां पर चेंज नहीं हो जाएगा कि यहाँ 1.1 वोल्ट है तो अभी -1.1 वोल्ट आएगा, नहीं, वो तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल में साइन ऑपोजिट हो जाएगी। ये किसका है, हाफ सेल का है। ये हाफ सेल है ना, सिर्फ Zn की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ कॉपर की बात कर रहे हैं, तो ये हाफ सेल में साइन ऑपोजिट हो जाती है। पूरे सेल में साइन ऑपोजिट नहीं होती। पूरे सेल में तो 1.1 वोल्ट है तो 1.1 वोल्ट ही रहेगा, वेदर इट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और वेदर इट इज रिडक्शन पोटेंशियल, उतना ही रहेगा। डन, समझ में आया। तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, सो दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। टेंडेंसी, पावर और पोटेंशियल और एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन पोटेंशियल। डन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया, पक्का। ये लोग नहीं आए, उनको अभी ये सब समझना पड़ेगा। अच्छा चलो देखेंगे आगे बढ़ते हैं। सो अब बुक में वापस आते हैं, हम कहाँ पहुंचे थे, टेंडेंसी वाला पढ़ा ना हमने। एट द सेम टाइम मेटल एटॉम्स ऑफ द इलेक्ट्रोड हैव अ टेंडेंसी टू गो इनटू द सॉल्यूशन as ions and leave behind the electrons at the electrode trying to make it negatively charged। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है क्या कि सॉल्यूशन में आ जाए जो Zn है, जैसे सॉल्यूशन में आ गया ना Zn, निकल के रॉड में से निकल के सॉल्यूशन में आ गया, वैसा भी हो सकता है। तो ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो रिडक्शन की टेंडेंसी भी दोनों की होगी और ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी भी दोनों की होगी। अच्छा, at equilibrium there is a separation of charges and depending on the tendencies of the two opposing reactions the electrode may be positively charged or negatively charged with respect to the solutions। yes, a potential difference develops। ये तो हमने कल समझा था ना, पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज कैसे होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, Zn में से Zn+2 बन रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ जा रहे हैं, मतलब यहाँ कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तभी तो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर पा रहा है। तो ये जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है वो कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, और ये वाला कौन सा हो गया, नेगेटिवली चार्ज। डन, ओके। चलो
A potential difference develops between the electrode and the electrolyte, which is called electrode potential. तो ये वापस नई डेफिनेशन, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो ना, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन ये तो वर्ड पे से निकाला हमने। इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि हाफ सेल क्या है? इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के इंटरफेस को ही हम हाफ सेल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस है। कहां है? ये तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ना, जैसे ही पोटेंशियल, जैसे ही तुमने अंदर डाला रिएक्शन स्टार्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पहले से ही है। ओके, तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो वही चीज लिखी हुई है, अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल when the concentration of all the species involved in a half cell is unity, then the electrode potential is known as standard electrode potential. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम समझ गए। क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रोलाइट मैंने स्टैंडर्ड ले लिया 1 मोलर और फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की, तो ये क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिर्फ स्टैंडर्ड वर्ड आ जाएगा क्योंकि 1 मोलर ले लिया है इसलिए। डन। अच्छा, अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर नाउ कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो IUPAC में क्या है? ध्यान से, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब कि अगर जब हम ई सेल भी बोले ना, ओके, ई सेल भी हम बोले तो वो कौन सा फाइंड करेंगे? कहां से फाइंड करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल से फाइंड करेंगे। अगर Zn और Cu की कंपैरिजन करनी हो, या यहां पर बुक में जो गिवन है वो क्या गिवन होगा? रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होगा। क्यों? क्योंकि यार मैं रिडक्शन पोटेंशियल से कैलकुलेशन कर रहा हूं और तुम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से कैलकुलेशन कर रहे हो। दोनों में साइन का तो चेंज आ जाएगा ना, हाफ सेल में साइन का तो चेंज आ जाएगा, क्योंकि मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 76 है और रिडक्शन पोटेंशियल -76 है, तो ये तो ऑपोजिट हो गया। तो वैसा कंफ्यूजन ना हो इसलिए बोला गया सब लोग एक जैसा ही लेना। सब लोग एक जैसा मतलब क्या? IUPAC, जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नेमिंग की तो वहां पे कॉमन नेम भले ही अलग अलग हो, IUPAC नेमिंग तो एक ही होगा। वैसे ही यहाँ पर एक नेम कर दिया, पक्का नाम नंबर दे दिया तुम्हें, वो है IUPAC। तो जब भी पोटेंशियल गिवन हो हाफ सेल का या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन हो, वो कौन सा पोटेंशियल होगा? रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि IUPAC ने बोला है कि रिडक्शन ही लेना। तुम्हें काम हो तो उसकी साइन ऑपोजिट करके बन जाएगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन जो गिवन होगा वो क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आया? पक्का। बाय डिफॉल्ट हमें क्या लेना है? रिडक्शन पोटेंशियल। डन। क्यों? क्योंकि IUPAC ने बोला है इसलिए। ओके, बट अगेन तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे सकते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया तो यू हैव टू चेक दिस साइन कन्वेंशन। अगर ऐसा है तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और अगर ऐसा है तो वो रिडक्शन पोटेंशियल है। साइन कन्वेंशन चेक करना। अगर साइन कन्वेंशन सर गिवन ही नहीं है, सिर्फ इतना बोला है कि ई जिंक इज इक्वल्स टू 0.76 ऐसे गिवन है, क्या +2 -2 कुछ लिखा ही नहीं, तो तुम मान लो रिडक्शन पोटेंशियल, तो अब तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन अगर लिखकर गिवन है, अगर कुछ नहीं लिखा तो IUPAC के अकॉर्डिंगली वो क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि वही देना चाहिए। लेकिन ऐसे लिखकर दिया हुआ है, देन यू हैव टू चेक कि क्या लिखा है। ऑक्सीडेशन लिखा हो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन लिखा हो तो रिडक्शन पोटेंशियल। डन। जैसे कि तुम्हारी बुक में है, बुक है ना, अच्छा देखो, जैसे कि ये तुम्हारी बुक में वो गिवन है, ये रहे पेज नंबर 69 पर, मतलब ये जो थियरी है उसके 2 पेज आगे। ओके, तो ये देखो सारे पोटेंशियल गिवन है। अरे मैं इसमें ही दिखा देता हूँ ना। हाँ देखो, ये देखो सारे पोटेंशियल गिवन है। ओके, तो यहां तुम ध्यान से देखो तो दिखाई देगा हमने क्या लिया था, Zn में से Zn+2, लेकिन वो तो ऑक्सीडेशन है, वो तो ऑक्सीडेशन है ना। Zn में से Zn+2 क्या है? ऑक्सीडेशन। लेकिन IUPAC क्या देगी? रिडक्शन। तो
रिडक्शन पोटेंशियल कितना है माइनस 0.76। तो देखो Zn का Zn ये रहा Zn, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, उसमें से Zn बना माइनस 0.76। अंडरस्टूड सर? प्लस 0.76 Zn का क्यों नहीं दिया? अरे उन्होंने बोला है ना कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है जो IUPAC ने दिया हुआ है, रिड्यूस्ड फॉर्म। सर पता यहाँ तो कहाँ लिखा है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है? ये देखो ना, सब में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन मतलब रिडक्शन। और अभी हमने वर्डिंग में पढ़ा ना कि IUPAC के अकॉर्डिंगली रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ होगा। डन, पक्का समझ में आया? फिर कॉपर का देखो, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल देखो, तो उसका तो ज्यादा है इससे, तभी तो उसका रिडक्शन हुआ। ओके, कहाँ गया कॉपर? ये रहा, ये तो कॉपर, एक कॉपर है, हमें तो 2 कॉपर, ये रहा 2 कॉपर, Cu+2 देखो 0.34। तो देखो रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ गया Cu का? ये रहा 0.34। डन, समझ में आया? पक्का श्योर ना? चलो कहाँ पहुंचे हम? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। In a galvanic cell, the half cell in which oxidation takes place is called anode। ये तो हमें पता ही है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो वो एनोड है, मतलब जिंक, हमारे केस में जिंक वाला एनोड है। ओके, the other half cell in which reduction takes place is called cathode, ये भी पता है, and it has a positive potential with respect to the solution। ठीक है, देखो it has the positive potential with respect to solution, मतलब कि यहाँ पर जो कैथोड है वो पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता था, एनोड जो होता था उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते थे, याद आया? ओके, ये पॉजिटिव है, कौन? कैथोड, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कहां से कहां फ्लो होगी? ऐसे फ्लो हो रही थी ना, याद करो। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे जाएगी कि नहीं? फिजिक्स में पढ़ा ना हमने। ओके, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, Zn में से Zn+2 बना, तो Zn+2 अंदर घुस गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से घूम के ऐसे गए, तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर, तो करंट जा रहा है ऑपोजिट। तो करंट तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, तो देखो ना, इसको तो अभी हमने बोला कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो वही लिखा हुआ है कैथोड, एंड इट हैज अ पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। यहां से बहुत क्वेश्चन निकल सकते हैं एक मार्क्स के, और कंसेप्चुअल है, उठा के पूछ लेंगे, लेकिन उतना ध्यान से पढ़ना होगा। वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, देखो हम वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन कर रहे हैं, लेकिन वो तुम्हें दिमाग में रखना होगा फिर। डन? ओके, चलो। Thus there exists a potential difference between the 2 electrodes, and as soon as the switch is in the on position, या switch on करो ऐसे, the electrons flow from a negative electrode to a positive electrode. The difference of the current flow is opposite to that of the electron flow। ये सब तो हमने फिजिक्स में पढ़ा। ओके, वही चीज लिखी हुई है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की जो डायरेक्शन होती है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हम उससे उल्टी लेते हैं। ओके, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हम लेते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, चलो। The potential difference between the 2 electrodes of a galvanic cell is called the cell potential। अभी देखो galvanic cell का cell potential क्या है, तो potential difference between the 2 electrodes of a galvanic cell, मतलब 2 इलेक्ट्रोड के बीच में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस हो, ये और ये, मतलब ये वाला अभी जो हमने निकाला, ये वाला ई सेल, ये तो 2 इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। डन? ओके, तो ये इलेक्ट्रोड के बीच का है, सो वही है हमारा सेल पोटेंशियल, एंड इज मेजर्ड इन वॉल्ट्स। The cell potential is the difference between the electrode potential of the cathode and anode। Yes, it is called the cell electromotive force। EMF का full form है electromotive force। Okay, of the cell when no current is drawn through the cell। It is now an accepted convention that we keep the anode on the left and the cathode on the right while representing the galvanic cell। तो जब गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कन्वेंशन हुआ है, ये कोई रूल नहीं है, लेकिन ये कन्वेंशन हो गया है क्या,
कि हम जो एनोड है उसको लेफ्ट में लेते हैं और जो कैथोड होता है उसको राइट में लेते हैं। डन, ओके। नाउ आगे, अ गैल्वेनिक सेल इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ वर्टिकल लाइन बिटवीन द मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन and putting a double vertical line between the two electrolytes and connected by a salt bridge। मतलब कि लिखना हो वर्डिंग में तो कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखकर बताया ही नहीं है, ओके तो हम लिख देते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, a galvanic cell is generally represented by putting a vertical line between the metal and electrolyte solution। जैसे अभी हमने लिखा हुआ है वैसे वर्टिकल लाइन मतलब वैसे टेढ़ी लाइन, ओके। and putting a double vertical line between the two electrolytes connected by a salt bridge। ओके मतलब कि ऐसे ही लिखेंगे जैसे कि ये E Zn प्लस 2, देन ऐसे तुम ऐसे डबल कर सकते हो और फिर वापस E Cu प्लस 2 में से Cu, वैसे। अंडरस्टूड, पक्का, ओके। चलो देन आगे, under this convention the EMF of the cell is positive and is given by the potential of the half cell on the right hand side minus the potential of the half cell on the left hand side। मतलब E cell is equals to E right minus E left। लेकिन ये E right minus E left confusing लगेगा तुम्हें, इससे अच्छा है जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर दो, that's it, simple, okay। so E right minus E left this, क्यों इन्होंने ऐसा ही लिखा, हमने तो इतना इजी कर दिया कि बड़े में से छोटा कर दो माइनस, तो इन्होंने क्यों ऐसा बोला ई राइट ही हमेशा बड़ा होगा और ई लेफ्ट ही हमेशा छोटा होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि ये लोग आईयूपीएससी के अकॉर्डिंगली लिख रहे हैं और आईयूपीएससी के अकॉर्डिंगली लेफ्ट में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, और राइट में क्या हो रहा था, रिडक्शन। तो वो लोग तो रिडक्शन का लिखेंगे, तो रिडक्शन का लिखेंगे तो रिडक्शन तो जो राइट में हो रहा है उसका है, तो वो ज्यादा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डन। तो रिडक्शन पोटेंशियल जो राइट में है उसका ही ज्यादा है ना, जैसे अभी सीयू था हमारे केस में क्या था, ये सीयू, तो सीयू का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो ये लोग तो रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली लिख रहे हैं। दैट मींस वो पहले किसका लिखेंगे, राइट का लिखेंगे, मतलब सीयू का लिखेंगे, मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका लिखेंगे, तो वो राइट में माइनस लेफ्ट। डन। तो वो अगर बुक के अकॉर्डिंगली याद रखो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इतना दिमाग में याद रखना कि बुक में आईयूपीएससी के अकॉर्डिंगली लिखा हुआ है और आईयूपीएससी के अकॉर्डिंगली हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल से कैलकुलेशंस होती है। हम दोनों वे में कर सकते हैं, देखो मैंने दोनों वे में करके बताया ना तुम्हें, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से भी किया और रिडक्शन पोटेंशियल से भी किया, तो दोनों में आंसर क्या आया, 1.1 वोल्ट। दोनों वे में कर सकते हैं हम, लेकिन बुक में कौन से वे में किया हुआ होगा, रिडक्शन पोटेंशियल से ही किया हुआ होगा। तो हम ऑक्सीडेशन से करें तो कोई गलत नहीं है, लेकिन साइन में गड़बड़ी मत कर देना, दैट इज द थिंग, ओके। हाँ चलो आगे, दिस इज इलिस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। तो हमने जो किया ना वैसे ही दूसरे एग्जांपल से, देखो सेल रिएक्शन क्या है, Cu2Ag प्लस Cu प्लस 2Ag, ये देखकर बताओ, ये इतना देखकर बताओ, इतना देखकर बताओ कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, इतना देखकर बताओ। अभी बुक में कोई मत देखना, इधर ही देखो। Cu का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Ag का और Ag का रिडक्शन। करेक्ट, ओके। कैसे पता चला, वेरी गुड, चलो मुझे पता चल गया कि तुम्हें आता है, ओके गुड। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है Cu इसलिए, और Ag गेन कर रहा है, दैट्स व्हाई, ओके वेरी गुड। चलो सो ऐसे देख के ही पता चल जाना चाहिए, गुड। अच्छा चलो, तो ये है हमारी सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीडेशन कहाँ होता था, एनोड पे, तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cu का, तो एनोड की रिएक्शन क्या है, Cu की रिएक्शन है, कैथोड की रिएक्शन क्या है, Ag की रिएक्शन है, सिंपल, ओके। चलो आगे, इट कैन बी सीन दैट द सम, मतलब दोनों का सम करो, ठीक है, लीड्स टू, ये 3.5 3.6 क्यों है, पहले ये थर्ड चैप्टर था इसलिए, ओके। बीच वाला चैप्टर चला गया है। leads to the overall reactions, अब वापस 2.4 लिखा है, in the cell, and that silver electrode acts as a cathode and copper electrode acts as the anode। yes, the cell can be represented। देखो वो डबल लाइन स्ट्रक्चर वाला यहाँ से बताया गया है, देखो जो मैंने बताया ना कि इसके डबल लाइन स्ट्रक्चर करके बताएंगे, ये जिंक का है, फिर यहाँ पर कॉपर का लिखेंगे, तो वो यहाँ पर बताया, देखो जैसे ये कॉपर में से कॉपर प्लस 2 एनोड, फिर डबल लाइन, फिर ये हम ऐसे थोड़ा टेढ़ा ड्रॉ करते हैं, ये लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। डन, ओके।
समझ में आ गया? ओके, नाउ एंड वी हैव ई सेल इज इक्वल्स टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो राइट में तो जो जिसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन एजी का होगा, इसलिए एजी का, और यहाँ पर सीयू का। डन। ओके, अभी देखो उल्टा मत कर देना। कैसा उल्टा? मतलब जैसे कि हमने ये लिखा तो ये क्या है 0.76, ये क्या था जिंक का, क्या था ये 0.76 क्या है पहले मुझे वो बताओ। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल? देख कर बताओ, सब कुछ लिखा हुआ है। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, करेक्ट। माइनस 0.34 क्या है? सीयू का ध्यान से देख के बताओ। माइनस 0.34 देखकर बताओ, देखकर लिखा हुआ ही है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही है। सीयू में से सीयू प्लस 2 ही हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो वही मैं बताना चाह रहा था कि ये जो तुम माइनस कर रहे हो तो दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए। एक का ऑक्सीडेशन ले लिया और एक का रिडक्शन ले लिया तो आंसर गलत आएगा। ऐसा गलती मत करना। दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होने चाहिए या फिर दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए। तुमने एक का ऑक्सीडेशन ले लिया और दूसरे का रिडक्शन कर दिया, आंसर गलत आएगा। साइन गलत नहीं, आंसर ही गलत आएगा। समझ में आया? पक्का? श्योर? ओके, तो वही चीज यहाँ पर है। यहाँ पर इनमें क्यों कंफ्यूजन नहीं है? क्योंकि वो तो ऑक्सीडेशन की बात ही नहीं कर रहे ना, वो तो हमेशा रिडक्शन की बात करे। तो देखो यहां से ध्यान से देखो, Ag प्लस में से Ag मतलब क्या हुआ? Ag प्लस में से Ag मतलब रिडक्शन। तो यहां देखो Cu प्लस 2 में से Cu रिडक्शन, दोनों रिडक्शन लिया उन्होंने। समझ में आ गया? अब ये देखकर बताओ कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा? Cu का। Ag का ही ज्यादा होगा ना, इसलिए तो ज्यादा में से कम माइनस किया। हमने भी वही किया ना, ज्यादा में से कम माइनस किया। तो Ag का ही ज्यादा होगा, इसलिए उसको पहले लिखा हुआ है। डन। ओके, चलो। द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर्ड। ये कहां से लाए? मतलब कि अभी तक तो बात की हमने 0.76 माइनस 0.34। सर ये सारी वैल्यू लाए तो लाए कहां से? अभी तो बताया, बुक में गिवन है पूरा का पूरा टेबल, वहां से उठा के ले आए। वो टेबल कहां से लाए? किसने लिखा ये वैल्यूज? ओके, वो अभी हमें समझना है कि ये तो हम समझ लिए कि हमने जो गैल्वेनिक सेल पढ़ा उसमें जो वोल्टेज आया 1.1 वोल्ट, ये 1.1 वोल्ट क्यों आया? हर बार 1.1 वोल्ट? हाँ, क्यों हर बार? अगर तुमने ये सेल लिया, मतलब ये हाफ सेल और ये हाफ सेल लिया, मतलब कि ZnSO4 और Zn एंड CuSO4 एंड Cu ये लिया, तो हमेशा 1.1 वोल्ट आएगा। जब तुम 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लोगे तब, हमेशा। हाँ, हमेशा। ऐसा क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, वो वैल्यू पुट की तब आया। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मिले कहां से? Zn का 0.76 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहां से मिला? इसका 0.34 कहां से मिला? बोले टेबल में से। लेकिन टेबल भी कहीं से तो आया होगा, वो कहां से आया? वो अभी हमें समझना है। ओके, द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर्ड। एक का पोटेंशियल तो कैसे मेजर किया जा सकता है? एक हाफ सेल का सिर्फ Zn और ZnSO4 है, उसका पोटेंशियल कैसे मेजर करे भाई? तो इंडिविजुअल का मेजर कर सकते नहीं है। We can measure only the difference between the two half cell potentials that gives the EMF of the cell. हम तो हमेशा डिफरेंस ही मेजर कर सकते हैं कि यार इसका है तो इतना डिफरेंस है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? देखो और थोड़ा डिटेल में समझाता हूं, और थोड़ा ध्यान से। जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें बताया दोनों टेंडेंसी होती है। ओके, अभी एग्जैक्ट वैल्यू तो मैंने तुम्हें लिखकर बताई, अभी रफली सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं। जैसे कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, मतलब Zn में से Zn+2 बनेगा वो। मान लो वो कितना है? 5। मान लो, एग्जैक्टली तो लिखा हुआ ही है, मान लो वो 5 है। और Cu का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल्स टू 3। डन? मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कितने प्रेशर से? 5 प्रेशर से। ये भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कितने प्रेशर से? 3 प्रेशर से।
दोनों इलेक्ट्रॉन लूज ही कर रहे हैं। तो ये 5 प्रेशर से कर रहा है, ये 3 प्रेशर से कर रहा है, तो 5 - 3 वो आ जाएगा 2। तो वैसे ही हमारा 0.76 माइनस 0.34 और वो आ गया 1.1। ओके, तो ये सेल पोटेंशियल जो हमें मिला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल जो मिला, वो कैसे मिला? ये दो का डिफरेंस करके मिला ना। अकेला होता तो कैसे करते? कोई अकेला ही है, अभी उसकी कंपैरिजन किसके साथ करें? तो इसलिए लिखा हुआ है कि इंडिविजुअली हम फाइंड कर सकते नहीं है। दो हो तो हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते। मतलब ये जो 1.1 मिला वो क्या मिला? वो डिफरेंस है। वो डिफरेंस ही तो निकाला तुमने, सेल का पोटेंशियल का ये क्या किया तुमने? डिफरेंस ही तो निकाला है, डिफरेंस ही निकाला ना। ऑक्सीडेशन के रिस्पेक्ट में निकाला या रिडक्शन के रिस्पेक्ट में निकाला, लेकिन किया क्या तुमने? समेशन थोड़ी किया, सब्ट्रैक्शन किया, मतलब डिफरेंस निकाला। मतलब डिफरेंस ही मिलेगा हमें दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में। जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? डिफरेंस मिल रहा है, इंडिविजुअल मिल सकता नहीं है, वो चीज बता रहे हैं। तो अभी देखो आगे, gives EMF of the cell. If we arbitrarily choose the potential of one electrode, then that of the other can be determined with respect to this. According to the convention, अभी देखो कन्वेंशन क्या किया गया है वो, कि हाफ तो मिल नहीं सकता, ये वैल्यू कहां से आई? 2 होने चाहिए। तो हमने 2 करके फाइंड किया। 2 करके कैसे फाइंड किया? तो देखो ये determined with respect to this. According to the convention, a half cell called the standard hydrogen electrode, जो नेक्स्ट थियरी में पढ़ेंगे। ओके, एक हाफ सेल है जिसको बोला जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब तो क्या था? हाफ सेल। हाफ सेल मतलब क्या था? इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पर भी वही चीज है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन किसका? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का हाफ सेल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, रिप्रेजेंटेड बाय प्लेटिनम ऑब्लिक हाइड्रोजन ऑब्लिक H+, is assigned a zero potential at all temperatures corresponding to the reaction। मतलब क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या है? हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ बन सकता है, लेकिन यही हाइड्रोजन का आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वापस H का एटम बन सकता है। पता है ना, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, एक ही तो है उसके पास, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो 0 इलेक्ट्रॉन हो गए, वो क्या बन गया? प्रोटॉन बन गया। अगर हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसके पास बचा क्या? सिर्फ एक प्रोटॉन ही तो बचा। ओके, तो प्रोटॉन तो फिर स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन करता कौन है? इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से केमिकल रिएक्शन होती है। तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहा तो वो तो स्टेबल हो गया, फिर वो तो रिएक्शन करने वाला नहीं है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्या होगा? तो ये तो H+ ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, वापस H बना, लेकिन H भी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना। H भी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, H- हो जाएगा। तो H+ भी हो सकता है और H- भी हो सकता है। H- कैसे हो सकता है? हो ही सकता है ना एक इलेक्ट्रॉन गेन करके। क्यों? उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हीलियम जैसा नहीं हो गया, तो वो तो सही बात है। सब लोग ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, और हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम क्या करना चाहते हैं? हीलियम जैसा बनना चाहते हैं, ये तो पता ही है हमें। तो वही चीज H+ भी पॉसिबल है, H- भी पॉसिबल है। इसलिए हाइड्रोजन के हाफ सेल को एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले लिया गया है। मतलब कि तुम किसी के साथ हाइड्रोजन को कनेक्ट करोगे तब जो पोटेंशियल मिलेगा वही वो बंदे का, मतलब वो हाफ सेल का पोटेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि बाय रेफरेंस इंटरनेशनली, ऐसा नहीं हमने किया है, इंटरनेशनली सभी साइंटिस्ट ने बाय रेफरेंस क्या ले लिया है? हाइड्रोजन की टेंडेंसी को क्या ले लिया है? 0 वोल्ट। मतलब H में से H+, तो H में से H+ मतलब क्या हो रहा है? ये H में से H+ तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी तो H में से H+ बनेगा। तो ये कितना है? 0 वोल्ट। और H+ में से H, ये क्या है? रिडक्शन। ये भी कितना है? 0 वोल्ट। दोनों ही 0 वोल्ट है।
रेफरेंस के तौर पे हाइड्रोजन को लिया हुआ है। अंडरस्टूड? ओके, तो हमको बोला ना कि भाई एक का तो हम फाइंड नहीं कर सकते लेकिन दो का फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, हमने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? दो में से एक को हाइड्रोजन रख दिया और दूसरा जो हमें फाइंड करना है वो ओके जैसे कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें पता चल गया 76, लेकिन ये कैसे पता चला? तो हमने सेम प्रोसेस की। कौन सी प्रोसेस? यहां पर हाइड्रोजन का रॉड है ओके, और यहां पर वही चीज क्या ZnSO4 और Zn है। डन? ओके, यहां पर ZnSO4 और Zn ही है जो पहले था वो, और यहां पर हाइड्रोजन का हाफ सेल है जो अभी हम नेक्स्ट थियरी में देखेंगे। तो वो हाइड्रोजन का हाफ सेल है ओके। तो होगा क्या, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है जो अभी हो रहा था वही। तो क्या हुआ, Zn में से Zn+2 बन गया। कैसे बना? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। वो 2 इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए? यहाँ पर हाइड्रोजन ने ले लिए, मतलब हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए ओके। तो H+ का यहाँ H+ अंदर होगा, तो H+ के 2 आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और वो बन गया क्या, H। कितना H? 2H बन गया। डन? समझ में आया? अब तुम वापस पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जैसे अभी हमने ई सेल निकाला था वैसे ही निकालोगे। तो क्या आएगा, जिसका ऑक्सीडेशन ज्यादा हो वैसे ही करेंगे। ई सेल ऑक्सीडेशन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो किसका ज्यादा है? Zn का, तो वो लिखेंगे 0.76 माइनस हाइड्रोजन का लिखेंगे, वो तो 0 है, तो 0। तो आंसर क्या है? 0.76। तो मिल गया हमें डायरेक्टली। डन? ओके, पक्का समझ में आया? तो इंडिविजुअली हम फाइंड नहीं कर रहे, कर सकते, लेकिन साथ में तो फाइंड कर सकते हैं। तो हमने सबके साथ क्या ज्वाइन कर दिया? हाइड्रोजन ज्वाइन कर दिया, और हाइड्रोजन का क्या ले लिया? 0। मतलब वहां पे वोल्ट मीटर में जो भी दिखा है वो किसका होगा? हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरा हाफ सेल है उसका होगा। सिंपल, समझ में आया? तो वही चीज हम पढ़ने वाले हैं ओके। ये हाइड्रोजन सेल में, अरे हम हाइड्रोजन सेल में घुस गए, तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो ओके, थियरी तो यहाँ पे ही कंप्लीट हो गई। डन? ओके, घुस गए थे या नहीं घुसे थे? पोटेंशियल पीटी वाला आ गया ना, हाँ वही। तो वो हम ये थियरी में पढ़ने वाले हैं। कौन सा? हाइड्रोजन का जो हाफ सेल है वो, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन हमारी थियरी जो पर्टिकुलरली ई सेल है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। डन? ओके, तो नेक्स्ट थियरी हमारी क्या है? यही जो हमने यहाँ पे, तो नेक्स्ट थियरी का थोड़ा बहुत तो हमने डिस्कस कर लिया, कोई बात नहीं, वापस फास्ट में थोड़ा नेक्स्ट थियरी में देख लेंगे। क्या डिस्कस किया? ये जो हमने बोला ना कि हाफ पोटेंशियल इंडिविजुअली फाइंड नहीं कर सकते, उसके लिए रेफरेंस ले रहे हैं। किसका रेफरेंस ले रहे हैं? हाइड्रोजन का। वो कैसे करेंगे पूरा का पूरा हाफ सेल, वो हम नेक्स्ट थियरी में डिटेल में समझेंगे। लेकिन ये समझ में आया गैल्वेनिक सेल, इसमें से बहुत सारी डेफिनेशन बनेगी ये सारी ओके। और लिखना कैसे है मेन, वो सब हमने समझा। पक्का? ओके, तो ये हमारी थियरी थी गैल्वेनिक सेल के बारे में। उसमें हमने गिब्स एनर्जी का जो हो रहा है वो देखा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, हाफ सेल और रेडॉक्स कपल्स क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं, एनोड कैथोड कौन सा बनेगा, सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, लिखते कैसे है, ई सेल कैसे लिखेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, ई सेल विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई सेल विथ रिस्पेक्ट टू रिडक्शन पोटेंशियल, ये सब कुछ हमने यहाँ पर समझा। अंडरस्टूड? ओके, तो ये था पूरा थियरी हमारा।